देखिए, शुभ समाचारों में बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले नजरें उन 6 खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज देश की नजर रहेंगी। देखिए, आज दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन हो रहा है। ये मीटिंग जो है 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरपोल महासभा को आज संबोधित करने जा रहे हैं। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दोषियों को रिहा करने की बजाय बताई थी। तीसरी खबर आपको बता दें, तीसरी खबर है अमृतसर से, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया और इस ड्रोन के जरिए करीब 2.5 किलो हेरोइन भारत में लाने की साजिश थी, जो नाकाम हो गई। बिल्कुल, अगर चौथी खबर की बात करें तो एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी से जुड़ी ये खबर है। खबर आ रही है कि दिल्ली और करीबी इलाकों के गैंगस्टर ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। ये छापे जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 50 अड्डों पर डाले गए हैं। वहीं इंटरनेशनल खबरों की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के शहर कीव पर रूसी ड्रोन का कहर बरपा है। यूक्रेन के मुताबिक ये जो हमले हैं रिहायशी इलाकों को टारगेट करके किए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस ने जिन ड्रोन से हमला किया है वो ईरान में निर्मित हुए हैं। हालांकि ईरान ने यूक्रेन पर हमले में अपने ड्रोन होने से साफ इनकार कर दिया है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 बड़ी खबरें जिन पर आज नजर रहने वाली है। देखिए, रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली जो है से लेकर पूरे देश में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही है। शहर शहर हो रही सजावट देखते ही बन रही है। इस बीच दिवाली को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तैयारी है वो पूरी है। 21 अक्टूबर से पीएम मोदी काफी व्यस्त रहने वाले हैं। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे, जहां वो पूजा करेंगे और वहां चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। केदारनाथ के दौरे के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां मास्टर प्लान के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की जानकारी लेंगे। केदारनाथ धाम में पीएम 21 अक्टूबर को हाजिरी लगाएंगे और वहीं रात भी गुजारेंगे। अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर पीएम मोदी भगवान बद्र विशाल के दरबार में पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। वो यहाँ पे रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। वो सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी राम की पौड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में इस बार की दीपावली जो है कुछ खास होने वाली है। देखिए, इस बार के दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को अयोध्या पहुंचेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की नगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम पर नजर डालें तो देखिए, 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का वो अवलोकन करेंगे, कितना काम हो गया है, कितना निर्माणाधीन है। शाम 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक का कार्यक्रम में भी साक्षी वो बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो शाम 6 बजे सरयू नदी के नए घाट पर आरती कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। भव्य आरती यहां पर होती है। शाम 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। शाम 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का भी नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। ये तमाम व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दीपावली में। देखिए, आपको बता दें कि इस बार अयोध्या में 6वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार भी रिकॉर्ड दीपों को जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इस बार 17 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और तमाम उनका जो कार्यक्रम है शाम 6:30 बजे अगर आपको बता दें तो ये तमाम मिनट बाद घंटे के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से घाट में, चाहे वो आरती का उनका कार्यक्रम हो, चाहे निर्माणाधीन जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसको देखने का कार्यक्रम हो। इस बार जो दीपावली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो पूरी
अयोध्या में राममयी होने जा रही है और ऐसा पहला मौका होने जा रहा है। साथ ही साथ जो आतिशबाजी है वो ग्रीन और डिजिटल के रूप में होगी। इस दिवाली पर भी पीएम नरेंद्र मोदी खुद की बनाई एक रवायत को पूरी शिद्दत से निभाएंगे। पीएम दिवाली किसी सरहदी पोस्ट पर जवानों के बीच बिताएंगे। पीएम की तरफ से जवानों को मिठाई खिलाई जाएगी। दिवाली से पहले पीएम का 2 दिन का आध्यात्मिक दौरा भी होगा, जिसमें वो बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जब पूरा देश सुख, समृद्धि और शुभता का सबसे बड़ा पर्व दीपावली मना रहा होता है, जब पूरा देश खुशियों और रोशनी का त्योहार मना रहा होता है, तब राष्ट्र रक्षा का महासंकल्प लिए सरहद की निगहबानी में जुटे रहते हैं हमारे देश के वीर जवान। सीमा पर सुरक्षा में जुटे जवानों की दिवाली सूनी ना हो, वीर सपूतों की खुशी में कोई कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस शानदार और गर्वीले सफर को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 2014 में शुरू कर दिया था। हर साल जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा होता है, तब देश के प्रधानमंत्री रोशनी के इस पर्व पर खुशी को सीमा के प्रहरियों के साथ साझा कर रहे होते हैं। साल दर साल सैनिक छावनियां बदलती रहीं, सरहदी पोस्ट बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो ये सिलसिला पीएम के दिवाली सैनिकों के साथ मनाने का सिलसिला। 8 साल से ये सफर जारी है। पीएम की ये प्रतिज्ञा अटल है कि दिवाली पर वो सीमा प्रहरियों के बीच होंगे। सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर के दूसरे सरहदी इलाकों में पीएम जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तराखंड में भी वो ऐसा कर चुके हैं और इस बार भी ऐलान हो चुका है कि पीएम जवानों के बीच ही इस बार की दिवाली मनाएंगे। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली उन्होंने सियाचिन में मनाई। 2015 में अमृतसर के नजदीक खासा में पीएम पहुंचे थे। 2016 में पीएम हिमाचल गए थे और चीन बॉर्डर के करीब जवानों के साथ दिवाली की खुशी साझा की थी। 2017 में पीएम के इस सफर की मंजिल गुरेज बना। 2018 में पीएम ने हर्षिल में आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई और 2019 में राजौरी में। 2020 की दिवाली भी खास थी। पीएम राजस्थान के जैसलमेर में थे। बीते साल 2021 में पीएम ने दिवाली नौशेरा में जवानों के साथ मनाई थी। दिवाली के पहले के 2 दिन भी पीएम के लिए खास होंगे। बाबा केदार के धाम में उनका नाता नया नहीं है। मोदी कई बार केदार के धाम में शीश नवा चुके हैं। इस बार भी उनका इसी तरह का धार्मिक दौरा होगा और पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। 21 अक्टूबर को पीएम केदारनाथ जाएंगे और पूजा के बाद विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। पीएम बाबा केदार का दर्शन करने के बाद उसी दिन बद्रीनाथ जाएंगे। रात वहां रुकने के बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। त्योहार से पहले ईश्वर की भक्ति और त्योहार के दिन देशभक्ति को सलाम। पीएम मोदी का यही अंदाज उन्हें खास बनाता है। प्रधानमंत्री का यही अंदाज जवानों में जोश भरने का काम करता है। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री का जवान के बीच जाकर इस तरह से मिठाई बांटना, उन्हें मिठाई खिलाना एक ऐसा रिवाज बन गया है जिसके बिना अब भारत में दिवाली पूरी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको दिवाली के शुभ अवसर पर स्वागत से जुड़ी 4 खबरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहली खबर गुजरात से है, जहां दीपावली से पहले राज्य सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा वहां दे दिया। गुजरात में दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले वैट में 10% की कटौती कर दी गई है। इसके साथ साथ राज्य में उज्ज्वला योजना के 38 लाख लाभार्थियों को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए, उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने उनकी महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर दी है। यह फैसला 1 जुलाई 2022 से मान्य रहेगा। तीसरी शुभ खबर देखिए,
तीसरी शुभ खबर जो है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है। उनको ये सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां धनतेरस पर गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस मौके पर राज्य के 4.5 लाख लोगों को मिलेगा घर का अपना सपना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश के लोगों से सीधे तौर पर मुखातिब होंगे। इससे पहले रेलवे कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट का ऐलान कर चुका है ये केंद्र सरकार, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा कर दी है। तो दिवाली से पहले प्री दिवाली इसको कहा जा सकता है। धनतेरस का त्योहार आने वाला हो और सोना चांदी सस्ता हो तो कहना ही क्या। तो कुछ ऐसा ही गुड न्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं। सराफा बाजार में रौनक तो पहले से ही है, लेकिन सोना चांदी के भाव गिरने से व्यापारियों को उम्मीद है कि खरीदारों की अब संख्या जो है वो बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। आखिर 2 साल बाद त्योहारों को लेकर लोगों में इतना उत्साह जो है। भारत में सोना खरीदने का सांस्कृतिक महत्व है। सोने को समृद्धि का कारक माना जाता है और इसलिए लोग कीमत से बेपरवाह होकर सोना खरीदते हैं। अगर मौका धनतेरस जैसे त्योहार का हो तो सोने चांदी की खरीदारी और खास हो जाती है। इस साल धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तनों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इस दिन सोने चांदी की खरीदारी काफी शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस के त्योहार को लेकर सराफा बाजार में जबरदस्त तैयारी भी देखी जा रही है और रौनक भी। तरह तरह के ऑफर्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश भी कारोबारी कर रहे हैं। लेकिन सोना और चांदी के गिरते भाव लोगों को त्योहारी सीजन का उपहार दे रहे हैं, क्योंकि धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा है। अगर 17 अक्टूबर को सोना और चांदी के रेट्स की बात करें तो 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 123 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 122 रुपए सस्ता हो गया है। 916 प्योरिटी वाला सोना 112 रुपए, 750 प्योरिटी वाला सोना 93 रुपए और 585 प्योरिटी वाला सोना 72 रुपए सस्ता हुआ है। 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो इसका भाव भी 590 रुपए गिरकर 55,452 रुपए पर आ गया है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ता हो सकता है। इस खबर से धनतेरस पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों में खुशी है। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मौका आपके लिए अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी मिलेगा, यानी कर्मचारियों को ये दिवाली गिफ्ट की दिवाली बन गई। देखिए, यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ गिफ्ट में बोनस भी मिलेगा। यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की दिवाली की रौनक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य कर्मचारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया। कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई। पहले 34% महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 38% कर दिया गया। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी, यानी पिछले 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
इसके अलावा दिवाली पर कर्मचारियों को 6,908 रुपए का बोनस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए इसकी बधाई दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने भी इसका फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोनस का ऐलान कर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी है। केंद्र सरकार के दर के हिसाब से ही राज्य के कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया गया है। यूपी में करीब 14,82,000 कर्मचारी बोनस के दायरे में आते हैं, जिन्हें 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात नौकरियों की कर लेते हैं। तो आने वाले दिनों में देश के नौजवानों को बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती का प्लान बनाया है और आने वाले दिनों में कई नौकरियों के विज्ञापन नजर आने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के अगस्त सितंबर तक ये जो प्रक्रिया है ये पूरी भी कर दी जाएगी। नौजवानों को मिलने वाली है गुड न्यूज। बम्पर भर्तियां निकालने वाली है सरकार। बेरोजगारी पर वार के लिए बड़ी पहल। विपक्ष का दबाव कहें या केंद्र सरकार की चिंता, अब सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है, ताकि आने वाले वक्त में खाली पड़े हर स्तर के सरकारी पदों को भरा जाए। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों यानी पीएसयू से खाली पड़े पदों का आंकड़ा मांगा है और साथ ही उन पदों को भरने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने निचले स्तर से लेकर वरिष्ठ स्तर पर खाली पड़े सभी पदों के संबंध में पीएसयू से जानकारी मांगी है और संभावना है कि खाली पड़े सभी पदों को अगले साल अगस्त-सितंबर तक भर लिया जाएगा। चूंकि सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों की परीक्षा के बाद होता है, इसलिए इसमें समय लगता है। इसलिए अगर 2023 के अगस्त-सितंबर तक चयन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो इससे सरकार की गंभीरता को समझा जा सकता है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2020 और 21 के अंत में 255 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम काम कर रहे थे। इनमें से 177 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम लाभ में चल रहे थे और वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान इन्होंने कुल 1,89,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने इन संस्थाओं में रोजगार की स्थिति और उनकी मासिक भर्ती योजना की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हाल ही में 1,673 प्रोबेशनरी अफसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2012-13 में 8,86,000 पर पहुंच गई थी, लेकिन वर्ष 2020-21 तक ये संख्या घटकर 7,80,000 तक रह गई है। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले जून में विभिन्न सरकारी संस्थानों और मंत्रालयों से कहा था कि उन्हें अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपने देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान। देखिए, तमिलनाडु के कुछ गांव में दिवाली पर भी इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग वहां दिवाली पर पटाखे नहीं जलाते। आखिर ये खास मेहमान कौन है, आप भी जान लीजिए। रोशनी का त्योहार दिवाली, जिसमें बेशुमार पटाखे भी छोड़े जाते हैं, जमकर आतिशबाजी होती है। पर्यावरण और प्रदूषण का ख्याल रखते हुए कई राज्यों में पटाखे जलाने पर रोक लगाना जरूरी समझा गया। तो देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां लोग खुद ही दिवाली पर पटाखे छोड़ने से बचते हैं। वो बिना पटाखों के दिवाली सिर्फ और सिर्फ खास मेहमानों की वजह से मनाते हैं। और ये मेहमान और कोई नहीं बल्कि ये प्यारे प्यारे पक्षी हैं।
पेड़ पौधों पर डेरा जमाए इन पक्षियों को देख रहे हैं, ये प्रवासी पक्षी हैं, यानी यहाँ के मेहमान हैं। और इन मेहमानों की वजह से ही तमिलनाडु के कुछ गांवों में लोग दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पक्षी पटाखों की आवाज से डरे नहीं। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के वेटगुड्डीपट्टी और पेरिया कोलुकुड्डीपट्टी समेत कई ऐसे गांव हैं जहां इन मेहमान पक्षियों के हित में लोग दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ते। பறவைகளுக்காக தீபாவளியை கொண்டாடுறதே இல்ல. அது ஒரு 30 जो गांव वेटगुड्डी पक्षी अभयारण्य के करीब है, वहां लोग पटाखों से परहेज करते हैं। 75 साल के एक बुजुर्ग बताते हैं कि ये पक्षियों का घर भी है, इसलिए यहाँ पटाखों से बचा जाता है। மாதிரி பார்க்கலாம். இந்த பறவை வந்துருச்சுனாலே இந்த வருஷம் இந்த ஊரு விளையும். जाहिर है ये पक्षी यहाँ के मेहमान हैं और मेहमानों को कोई भला परेशान करता है क्या, या उन्हें नुकसान पहुँचाता है? यही वजह है कि इन पक्षियों का यहाँ बेहद सम्मान किया जाता है और उसी के चलते यहाँ पटाखों के शोर लोग नहीं होने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब आपको आपके काम की एक खबर बता देते हैं। अगर आज आपने मुंबई जाने का प्लान बनाया है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक जो मुंबई है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आज 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये जारी बयान के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा। इस दौरान रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और एयरपोर्ट के दोनों रनवे पर और रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जो है लगातार जारी रहेगा। इस एयरपोर्ट से हर दिन करीब 800 फ्लाइट्स लैंडिंग और टेक ऑफ करती हैं। आपको बता दें, मेंटेनेंस के लिए कुछ फ्लाइट्स को रीस्केड्यूल भी किया गया है। तो तमाम खबर आपके जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है अगर आप मुंबई पहुंचे। गुजरात के गांधीनगर में आज से डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उद्घाटन जो है 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस डिफेंस एक्सपो में इस बार सिर्फ स्वदेशी कंपनियों या उन कंपनियों को ही अपने प्रोडक्ट को पेश करने की अनुमति दी गई है जो स्वदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी की थीम है पाथ टू प्राइड। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम। मेक इन इंडिया का होगा प्रदर्शन। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी का परचम। इस बार डिफेंस एक्सपो 2022 काफी अलग होगा। एक्सपो में स्वदेश निर्मित हथियारों की प्रदर्शनी भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कहानी से दुनिया को अवगत कराएगी कि कैसे भारत सबसे बड़े हथियारों के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया। डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मित्रों, इस राष्ट्र ने पिछले कुछ वर्षों में आर्म्स के सबसे बड़े इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर तक की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तय की है। यह एक्सपो इस जर्नी को और अधिक गति देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज से लेकर 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड यानी गौरव का पथ रखा गया है। इस एक्सपो की थीम यानी पाथ टू प्राइड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है। साथियों, पाथ टू प्राइड इस एक्सपो की महज एक थीम भर नहीं है, बल्कि नए भारत का यह एक विजन है। डिफेंस एक्सपो 2022 पिछले सभी डिफेंस एक्सपो की तुलना में बहुत बड़ा होगा।
डिफेंस एक्सपो के लिए गुजरात के शहरों में तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। इस एक्सपो से सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिलने की उम्मीद है। साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि हथियारों के लिए 400 से अधिक MOU पर हस्ताक्षर होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये निवेश और MOU की संख्या पिछले एक्सपो में हुए समझौतों से 2 गुने होंगे। एक्सपो में 1320 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग ले रही हैं और करीब 25 देशों के रक्षा मंत्री और 75 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। एक तरफ डिफेंस एक्सपो 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप होगा, तो दूसरी तरफ इस एक्सपो की कुछ खास विशेषताएं भी होंगी। HAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ट्रेनर विमान एक्सपो में पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा। गुजरात के दीसा में नव विकसित हवाई अड्डे का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया जाएगा और रक्षा उत्पादन के लिए 75 चुनौतियां स्टार्टअप और उद्योगों के लिए खोली जाएंगी। यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में सरकार की बड़ी पहल का असर भी दिख रहा है। एक तरफ भारत के लड़ाकू विमान तेजस की कई देशों से डिमांड आने लगी है, तो दूसरी तरफ प्रचंड हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। टैंक राइफल से लेकर मिसाइलों के उत्पादन ने भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ निर्यातक बनाने में बड़ी मदद की है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, MSMEs, एकेडमिया, स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अपनी जी जान से लगे हुए। डेफ एक्सपो 2022 का उद्देश्य डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की शक्ति का यह प्रदर्शन है। डिफेंस एक्सपो 2022 के 5 दिन के आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए होंगे, जबकि 21 और 22 अक्टूबर आम जनता के लिए होगा, ताकि देश की जनता भी स्वदेशी हथियारों को देख गर्व कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसको लेकर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजाकिया लहजे में दवा का प्रिस्क्रिप्शन भी हिंदी में होने का जिक्र किया। उन्होंने उधर ऐलान किया। इधर सतना में एक डॉक्टर ने इसे चटमंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अमली जामा भी पहना दिया। डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन क्या जा सकता है, क्या परेशानी। जैसे कुछ दवा तुरंत असर करती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कही इस बात का असर हुआ। अगले ही दिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर की लिखी दवा की पर्ची हिंदी में दिखाई पड़ने लगी। सतना जिले के कोटर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सर्वेश सिंह ने प्रिस्क्रिप्शन पर मरीज की केस हिस्ट्री हिंदी में लिखी और उसके बाद मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक RX की जगह श्री हरि लिखने के बाद दवाइयों के नाम लिखे। लिखना है तो हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, क्या दिक्कत। ऊपर श्री हरि लिखो। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने जिक्र किया कि डॉक्टरों को दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है श्री हरि लिखकर, और जो दवाइयां हम अंग्रेजी में लिख रहे थे उसको हिंदी में लिख दें। तो हम उससे प्रेरित होकर हमने कल से ही मतलब इसका स्टार्ट कर दिया। सर इसमें तो होगा, काफ़ी फायदा होता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होती है। आपको बता दें कि लैटिन भाषा में एक चिन्ह RX का अंग्रेजी में मतलब एक और हिंदी में लेना होता है, यानी डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं उसे लेने के लिए लिखा जाता है। डॉक्टर सर्वेश ने हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखने का श्री गणेश पेट दर्द से पीड़ित मरीज रश्मि सिंह से की और फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। डॉक्टर सर्वेश के मुताबिक ऐसी 6-7 दवा की पर्ची लिखने के बाद लोगों का रिव्यू भी आने लगा। उन्हें दवाइयों के नाम पढ़ने और उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये जानने में सुविधा हो रही है।
मेडिकल शॉप वाले भी मानते हैं कि हिंदी में लिखे प्रिस्क्रिप्शन को लोग आसानी से समझते हैं। पहले सर कुछ मरीज हैं जो पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, इंग्लिश के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते थे, उन्हें भूल जाती थी दवाइयाँ, वो कई बार आते थे उस दवाई को पूछने के लिए कि इसमें क्या करना है। अब वो दिक्कतें नहीं आ रही। दरअसल देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कोर्स के पहले वर्ष की हिंदी की 3 किताबों का विमोचन किया। उससे पहले शनिवार को भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी में ही प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाने का जिक्र किया था, जिस पर डॉक्टर सर्वेश सिंह ने अमल भी शुरू कर दिया। हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, ऊपर श्री हरि लिखो। सतना से योगी तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब बाढ़ ने रोकी भविष्य की राह, तो शिक्षा विभाग ने दिखाई गंभीरता। गोरखपुर में बाढ़ के चलते कई गांवों के स्कूल भी पानी में इस वक्त घिर चुके हैं। इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो ठप पड़ चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए क्लास लगनी शुरू कर दी है। देखिए। खेत डूबे, खलिहान डूबे, डूबे हैं स्कूल और घर द्वार। मुसीबत ऐसी आन पड़ी है, कैसे पाएं पार। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से लोगों की जिंदगी पानी में घुली पड़ी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे आम जनजीवन बेहाल है ही, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। पढ़ाई पर पड़ रहे असर ने बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी। लिहाजा उसने एक ऐसी अच्छी पहल की जिससे बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। इसके लिए जहां भी खाली जगह मिल रही वहां क्लास लगाने की व्यवस्था की गई है। लोगों से ये भी अपील की गई है कि अगर संभव हो तो वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराएं। लोगों ने निर्देशित किया है कि जो आसपास के स्कूल जहां पे जगह हो, जहां खाली हो, वहाँ इन बच्चों को शिफ्ट कर लिया जाए, या पंचायत भवन में या ग्राम के कोई सम्रांत नागरिक अगर कोई अपनी भवन या दुकान इस तरीके से सड़क पे उपलब्ध कराते हैं ऊंचे स्थानों पे, तो वहाँ पे इनकी पढ़ाई जारी रखी जाए। गोरखपुर की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। 139 स्कूल बाढ़ की चपेट में हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ गई है। लेकिन शिक्षा विभाग की पहल के बाद अब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 20 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और बाकी स्कूलों के स्टूडेंट्स की पढ़ाई शुरू करने की कवायद जारी है। हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बच्चों को बैठाए हैं। हमारे पास बेंच नहीं है तो अपने चार्ट वोट पर से बैठा करके किसी तरह से हम लोग कक्षा संचालन जैसा निर्देश मिला उसी अनुसार कर रहे हैं। सर, इस समय बाढ़ प्रभावित विद्यालय है ये। यहाँ 1 या 2 महीने लगातार बाढ़ रहता है, जिससे हम लोगों को कोई न कोई क्षेत्र चुनना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने ये जगह बनाया है बच्चों को पढ़ाई के लिए, ताकि पढ़ाई बच्चों का नुकसान ना हो। वैकल्पिक व्यवस्था में कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब कुछ स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सब लोग के पास धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। सर जी फोन किए थे, सब लोग के पास की कोटदार की पढ़ाई चल रही है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्कूल बाढ़ से डूब गया है। हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी सा दिक्कत होती है हम लोग का। मैम सर सब पढ़ाते हैं, हम लोग को बैठने में थोड़ी परेशानी होती है। स्कूल में हम लोग रहते थे, आराम से बैठ रहे थे। जब हर तरफ पानी ने ही घेरा डाल रखा है तो परेशानी लाजमी है, लेकिन आपदा की इस स्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की ये कवायद वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।